Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement, or you can say phrase replacement. And all these statements in this topic have been taken from your previous year question papers. बेटा कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि जी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है, फ्रेज रिप्लेसमेंट होता क्या है, तो उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। आपने जो गोल निर्धारित किया होता है बेटे, वहां तक पहुंचने के लिए हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स लिए होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव में से एक ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो सिंप्लिसिटी की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि हम चल रहे हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो ये जो होता है, ये जो आपके एरर्स आते हैं या जो आपके फिलर्स या ब्लैंक्स आते हैं, यानी आगे फिर वो क्लोज टेस्ट को भी जन्म देते हैं, उन सब के लिए एक बेस तैयार करता है। इसमें हमें सहूलियत कहाँ मिलती है? एक पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है। अब उसको हमें रिप्लेस करना होता है अगर उसको ज़रूरत महसूस की जाती है। तो अगर वो सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड लिख देंगे, लेकिन अगर वो गलत है तो हम उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। तो इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है, और इसे करते समय बेटे केवल एक ही पॉइंट पे फोकस मत किया करो कि हमें तो ये दिया गया है, जो हाईलाइटेड है उसी को कर दें, या फिर पहले के साथ वो मैच कर गया बस इतना ही पढ़ें। इसको पूरे को पढ़ा करो। अभी से जब आप पूरे को पढ़ने की आदत डालेंगे तो आगे चल के कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, क्लोज टेस्ट अच्छा होगा, जो डबल फिलर्स आते हैं उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो हमें इसको पूरा पढ़ना चाहिए, ना कि आंशिक रूप से पढ़ना चाहिए। तो आइए करते हैं। अगर आप इनमें से 10 सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से समझ लोगे और कर लोगे तो कई टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, या सैकड़ों सेंटेंसेस करने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे बेटा, पहला आया हमारा वट। वट एक क्वेश्चन वर्ड है बेटे। अब ये इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है या फिर एक्सक्लामेटरी है, किस अंदाज में है हमें नहीं पता। जब आगे चलेंगे तो पता चलेगा, या एंड को देखो तब पता चलेगा। एंड में क्या आ गया? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। आप कहते हो व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाता बेटा। अब ये क्या है? इंटेरोगेटिव। वर्ड के बाद आया वर। वर क्यों आया? क्योंकि इसके बाद क्या दिया गया है? प्लूरल। व्हाट वर द एग्जांपल्स, ये बन गया बेटा। वर कौन सी वर्ब है? स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब। ठीक है। इसका मतलब आगे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। व्हाट वर द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या थे? दैट एक कंजंक्शन है बेटे। द किसके लिए आया? राइटर के लिए। ये हमारा फिर से सब्जेक्ट बन गया। एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये है जो हमारा ये दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया गया है। ये हमारा मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। चाहे आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए, एक्सक्लामेटरी आए, ऑप्टेटिव आए, जब कभी भी उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में चेंज करेंगे तो वो असर्टिव में लिखा जाएगा। दैट द राइटर हमारा सब्जेक्ट बन गया। गेव, यहां पर पास्ट टाइम रेफरेंस था बेटे, यहां पर भी पास्ट टाइम रेफरेंस दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। टू के बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी डाउट यहां क्रिएट हो गया। वट हिज पॉइंट, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैस्कुलिन के लिए आया। किसके लिए आया? राइटर को यहां मैस्कुलिन के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, पुल्लिंग है। अब मुद्दा हमारा इसका है, नो सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद गिव, बेटे गिव आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये जो राइटर हमारा सब्जेक्ट दिया गया है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर इसे हम प्रेजेंट में रखते हैं तो गिव्स होना चाहिए था। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी गया। गिवन, बेटे गिवन आ नहीं सकता। गिवन का प्रयोग यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग 4 जगहों पर होता है। इन परफेक्ट टेंस, जैसे ही कोई काम पूरा हो जाता है वहां पर क्या लगाते हो आप? वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब कभी भी पैसिव वॉइस की बात करते हो वहां पर क्या लगाते हो आप? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये एडजेक्टिव बन के आता तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता था, और या फिर ये पॉजिटिव वर्ब गेट और हैव के बाद आता तो थर्ड फॉर्म हो सकता था। ऐसा कोई भी इवेंट दिया ही नहीं गया, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? गेव टू प्रूव,
ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, इफ, जैसे ही इफ आया इसका मतलब है कि हमें ये कंडीशनल क्लॉज दिया गया है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। यदि अगर शर्त रखी है उसने कोई, ठीक है, इफ के बाद हमारा क्या आया, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ आर आता है, बिल्कुल ठीक है। और ये अगर टाइमलाइन पे देखें तो ये किसको बता रहा है, प्रेजेंट को, ठीक है। इफ यू आर नॉट हमारा नेगेशन एडवर्ब आ गया, एबल एडजेक्टिव आ गया, किसके लिए, यू के लिए आया। इसका मतलब आर क्या है, ये भी स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। इफ यू आर नॉट एबल टू गो, एबल के साथ क्या आ जाएगा, टू के साथ इंफिनिटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हमने क्या बना दिया, टू इंफिनिटिव बना दिया। टू गो वेयर, आउट, ये एडवर्ब बन गया। अब बच्चे कहते हैं इफ के बाद यहां पर फिर देन भी आना चाहिए, तो के लिए, तब के लिए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हिंदी में हम कहते हैं यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो वहां लगाया गया है। इंग्लिश में इसके लिए कोई भी जगह नहीं होती, हम इसके लिए कॉमा मार्क करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां पर ये प्रेजेंट था, आगे लगा दिया डिड, इसका मतलब एरर यहां पर आ गया। डिड नॉट वरी, यहीं पे बात बिगड़ गई बस। इसका मतलब वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये प्रेजेंट है, तो वरिंग नॉट, बेटे ये तो सेंस ही गलत हो गई, आ ही नहीं सकता। नो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि गलती तो पकड़ में आ चुकी। डोंट तो ठीक है, लेकिन यहां पर वरीड नहीं आ सकता, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डू नॉट वरी, ये बन जाएगा। दूसरी बात, अब बच्चे कहते हैं जी इस डू नॉट का डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका क्या है, एडवर्ब है, नेगेशन है, और वरी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल एग्रीड। कहते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट वही तो है यू। अब ये सेंटेंस का टाइप अंडरलाइन करके आपसे ये भी तो पूछ सकता है सीडीएस के एग्जाम में या फिर जुडिशरी के एग्जाम में कि ये कौन सा टाइप है सेंटेंसेस का, तो आप लिख देंगे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। टीचर्स, आपसे ये पूछा जा सकता है इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कम इन, किससे कहा, यू से। मैंने कहा सिट डाउन, किससे कहा, यू से। मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, किससे कहा, यू से। इज इट क्लियर। तो इसका सब्जेक्ट भी क्या था, यू, और इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म भी कौन सी आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। नेक्स्ट है बेटे, द वार्डन, द किसके लिए आया, वार्डन के लिए आया, यानी पर्टिकुलर है। अब यहां पर मैं एक केस बताना चाहूंगा आपको। आकांक्षा ने मुझसे, मैं बाहर खड़ा था, ये मुझे नहीं जानती, मैं इसको नहीं जानता, इसने मुझसे पूछा व्हाट आर यू, तो मैं कहूंगा आई एम अ टीचर। लेकिन जब आप क्लास में आ चुके हो, कोई बंदा यहां आ गया है और वो मुझसे पूछता है व्हाट आर यू, तो मैं कहूंगा आई एम द टीचर, ठीक है। नहीं बेटे, हु का प्रयोग जब करेंगे जब आप व्यक्ति का नाम पूछते हैं, हु आर यू, तो आप कहते हैं आई एम अरुण, ये कहती है आई एम आकांक्षा, ठीक है। जब आप वट लगाते हो तो उसका मतलब है प्रोफेशन की जानकारी ली गई है। यहां आया द वार्डन पनिश्ड, पनिश्ड क्या है बेटे, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टाइम रेफरेंस आ गया, whom, द स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, द वार्डन पनिश्ड द स्टूडेंट्स। हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया, अपने इस पूर्ववर्ती कर्ता के लिए, एंटीसीडेंट के लिए। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, हु हमारा सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, तो आगे जो वर्ब आएगी वो इस स्टूडेंट्स के अनुसार आएगी। ये स्टूडेंट्स इसका तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इसके लिए आया तो ये आगे जो वर्ब दी जाएगी उसका क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहां हु वायलेट्स द रूल्स, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इसका मतलब एस नहीं आना चाहिए। पहली बात, यानी नो सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। दूसरी बात बेटे, दूसरी बात क्या है, यहां पर पास्ट टाइम रेफरेंस था, यहां पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट आना चाहिए, इसका मतलब वायलेट भी नहीं आएगा, ठीक है। ना तो प्लूरल आएगा, ना ही ये क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। ये क्या चाहिए हमें, पास्ट में चाहिए।
पास्ट में चाहिए तो ये पूरा ही एलिमिनेट हो गया। यहां इज आया, इज आ नहीं सकता स्टूडेंट्स के कारण, गलत हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। वायलेटेड हो सकता है, आर आएगा नहीं, आर के साथ वायलेट गलत हो गया। आर वायलेटिंग होता तो सोचते प्रेजेंट में कंसिडर करने की, ये भी गया, क्या आ जाएगा, वायलेटेड। वेल वायलेटेड का मतलब क्या होता है बेटे, डिफाइड, डिसोबे। जब आप किसी चीज को डिसोबे करते हैं, डिफाई करते हैं, व्हेन यू डू नॉट कंप्लाई विद और व्हेन यू डू नॉट अबाइड बाय समथिंग, दैट इज नोन एज वायलेट, उल्लंघन करना। ये वायलेटेड क्या, द रूल्स, ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका। रूल्स किसके हैं, ऑफ द हॉस्टल, ऑफ प्रपोजिशन हॉस्टल उसका ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर बेटे, टुकड़े करो और कुछ भी नहीं। द मिनिस्टर, उसके बाद कॉमा आ गया, यहां आया अलोंग विद। एक बात बताना चाहूंगा, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं हम, ध्यान देंगे प्लीज। यहां पर हमने लिखा राज इज या आर गोइंग विद his parents। बेटे ये लिख दिया, ये था हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा with his parents, with his parents राज, यहां कॉमा लगा भी सकते हैं, राज इज या आर गोइंग ऑन टूर। क्या लिखा हमने, गोइंग ऑन टूर, ये लिख दिया बेटा। तीसरा सेंटेंस है वो हमने लिखा राज विद हिज पेरेंट्स, राज विद हिज पेरेंट्स, और आगे दिया हमने वही इज या आर, और यहां पर लिखा बेटे गोइंग, ये क्या आ जाएगा, गोइंग ऑन टूर, ये लिख दिया बेटा। अब एक बात बताइए, इसमें हम एक एक चीज को बारीकी से कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। बारीकी से कैसे, उसे समझेंगे। अब यहां पर जो आपको दिया गया था ये विद हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आया तो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट आ गया, तो हु इज गोइंग बोलेंगे तो राज के लिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, पहला ठीक हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, ये जो विद हिज पेरेंट्स था इस पूरे फ्रेज को उठाकर वाक्य की इनिशियल पोजीशन पे रख दिया। लेकिन एक बात बताओ, विद तो हमारा प्रेपोजिशन है, हिज पेरेंट्स क्या रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो आगे फिर से पूछा जाएगा हु इज गोइंग, तो आप क्या कहते हैं, राज इज गोइंग, आर फिर से एलिमिनेट हो गया। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में रहता है, वो हमें देता है ऐसे। अब राज हमारा सब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन है, हिज पेरेंट्स इसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब बेटे इस फ्रेज को अगर निकाल दिया जाए, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब जो आती है वो किसके अनुसार आती है, वो सब्जेक्ट। हु इज गोइंग ऑन टूर, राज। तो इस राज के कारण यहां पर फिर से क्या आएगा, इज, यहां आर नहीं आएगा। अब वही चीज यहां पर देखते हैं, यहां अलोंग विद आया, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू आदि। जब ये ऐसे आ जाते हैं तो पीछे यहां पर एक क्या दिया जाता है, हमें ये फ्रेज दे दिया जाता है या वर्ड दे दिया जाता है, नाउन दे दिया जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, हमारा सब्जेक्ट तो ये होता है, ठीक है। अब द मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए इज आया, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये एक्सपेक्टेड आ गया, ये फ्रेज पूरी तरह सही है। इसके बाद टू इंफिनिटिव आया, टू अराइव, ये भी ठीक है। शॉर्टली आया, वो एडवर्ब है, वो भी ठीक है। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो यहां पर इज बीइंग तो गलत हो गया बेटा, और एक्सपेक्ट नहीं, एक्सपेक्टेड आना चाहिए था, पहला एलिमिनेट हो गया। आर आ नहीं सकता, मिनिस्टर एक वचन है, ये भी एलिमिनेट हो गया। आर एक्सपेक्टेड बेटे, आर तो आएगा ही नहीं, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? ये अग्रीमेंट के टॉपिक में आप लोगों को सिखाया जाता है। आगे कहता है बेटा मैनी आर्टिशंस। पहली बात मैनी, बेटे जब कभी भी आप मैनी का प्रयोग करते हो तो इसके साथ हम प्लूरल नाउन लगाएं या सिंगुलर लगाएं, ये डिपेंड करता है कि मैनी के बाद कोई आर्टिकल जैसे ए या एन दे रखा है या नहीं।
मैनी के बाद ए या एन आ जाएगा तो आगे सिंगुलर नाउन आएगा, बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, आगे जो आएंगी वो सिंगुलर आएंगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा, उसका प्रोनाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद हमें नाउन दिया गया है तो वो प्लूरल आएगा, बिल्कुल सही है। मैंने यहां इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसका डिटर्मिनर बन गया। वर्ब बिल्कुल ठीक है। ऑलमोस्ट विदाउट एनी, बेटे बिल्कुल ठीक है। एनी वर्क, ये भी ठीक है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया द पेंडेमिक। अब यहां एक शब्द आया पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है बेटे, पेंडेमिक होती है महामारी जो विश्वव्यापी होती है। अब इसको समझेंगे बेटे, एक सिंपल सी बात आती है बेटे, आपका एक शब्द होता है पेन। फ्राइंग पैन बोलोगे तो वो क्या बन जाएगा, कढ़ाई या तश्तरी बन जाएगा। लेकिन पेन होता है सर्व या सर्वत्र के लिए। जैसे आपका आता है पेंथीस्ट, थीस्ट होता है आस्तिक, पेंथिस्ट यानी वन हु सेज दैट देयर इज गॉड इन एवरीथिंग, यानी सर्वेश्वरवादी, उसी से बना पेंथिज्म, अ बिलीफ, प्रिंसिपल और डॉक्ट्रीन दैट सेज दैट देयर इज गॉड इन एवरीथिंग, दैट इज नोन एज पेंथिज्म। तो पेन किसके लिए आया, सर्व या सर्वत्र के लिए। एक होता है ऐसे ही मारुति वैन के पीछे omni, omnipotent सर्वशक्तिमान, omni present सर्वव्यापक, omniscient सर्वज्ञ, one who knows everything, and omnivorous सर्वाहारी। तो बेटे पेंडेमिक यहां क्या था, विश्वव्यापी बीमारी। ऑलमोस्ट विदाउट एनी बिल्कुल ठीक है हमारा। नो सब्सटीट्यूशन हो सकता है। एनी विदाउट ऑलमोस्ट, बेटे सीक्वेंस गलत रख दिया। विदाउट एनी ऑलमोस्ट बिल्कुल गलत हो गया, सीक्वेंस इररेलेवेंट है, इलॉजिकल है। ऑलमोस्ट एनी विदाउट क्या गलत है, क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क। तो यहां पर जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस का कोलोकेशंस के बेसिस पे वो गलत है और ग्रामर के बेसिस पे वो गलत है। राज, राज हमारा सब्जेक्ट है। गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखना है वेरी लेस इंफॉर्मेशन। अब बेटे गेव हमारी वर्ब आई, इसके बाद वेरी आया, लेस आया। लेस क्या है, लेस एक कंपेरेटिव डिग्री है। बेटे लिटिल आ सकता था क्योंकि वेरी के साथ हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, मच बेटर। वेरी टॉल, मच टॉलर। वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर। वेरी इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट। वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल। तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, एरर हमें मिल गया। लिटिल आ सकता था, इंफॉर्मेशन आ सकता है। टू होम, टू राम। अब एक चीज और देखो, गेव आया हुआ है यहां पर। बेटे गेव किस प्रकार की वर्ब है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्यों बता रहा हूं, आपके वॉइस का टॉपिक आएगा सीजीएल और एसएससी में, वहां पर पूछा जाता है। जो टीचर्स हैं उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, तो वहां पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और आजकल तो सीडीएस और एनडीए में भी पूछा जाने लगा है। अब यहां पर गेव क्या है, डाई ट्रांजिटिव। एक तो इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन किसका उत्तर दे रही है, वट का। जो वट का जवाब देता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम का जवाब देता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। राम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अबाउट, अबाउट प्रेपोजिशन है। द प्रोग्रेस ये इसका ऑब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन। द वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। वर्क, बेटे ये जो प्रोग्रेस किसकी थी, काम की थी, उसकी जानकारी दी गई है। एरर यहां पर आ गया। गिव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, बेटे ए हमारा हो सकता है। नो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता। गिव वेरी फ्यू, बेटे फ्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो होता ही नहीं, इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल होता है। बेटा जब आप छोटे बच्चे थे, आप लिखा करते थे एप्लीकेशन या लेटर के अंदर, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। टीचर काट देता था, टीचर कहता था लिखिए आई हैव अर्जेंट वर्क एट होम या एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ये बोला करता था, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। वैसे ही इंफॉर्मेशंस नहीं होता, तो ये गलत हो गया। और फ्यू हमेशा प्लूरल के साथ आता है, ये भी गलत हो गया। लिखना चाहिए था फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम एक्सेप्ट कर सकते थे, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। गिव आ नहीं सकता क्योंकि राज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो यहां पर गिव्स आना चाहिए। आगे सारा ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट में आ गया और हम टेंस को क्यों बदलें, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। अगर गिव्स होता ना तो भी हम उसमें सोचते ही नहीं, क्योंकि बार बार थोड़ी ना दे रहा है, ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। अभी हम किस पे आ जाएंगे, ए ऑप्शन पे, गिव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन।
जापान। बेटे जापान हमारा सब्जेक्ट है। हैज हेल्पिंग वर्ब आया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेड व्हाट, इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, ओरिजिनल एडजेक्टिव है किसका, कंट्रीब्यूशंस का। एंड क्या है, कंजंक्शन है, बिल्कुल ठीक है। इनसाइड सम फील्ड्स। अब बेटे यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इनसाइड का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज के बिल्कुल भीतर भीतर की बात करते हैं वहां पर किसकी बात की जाती है, इनसाइड की बात की जाती है। ठीक है, यहां इसी पॉइंट के ऊपर हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, इनसाइड का मतलब है जो इनर पार्ट होता है किसी चीज का, विद इन समबडी और समथिंग, उसके लिए इनसाइड का प्रयोग किया जाता है। ये इसीलिए गलत हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए, इन चल सकता है। सम फील्ड्स लाइक, अच्छा मैंने लिखा आई लाइक रीडिंग बुक्स। यहां लाइक का मतलब है पसंद करना, मीन वर्ब बन गया, फाइनाइट वर्ब बन गया। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं आई लाइक टू बिकम लाइक माई सिबलिंग्स। इसका मतलब है आई लाइक टू बिकम, मैं बनना चाहता हूं, होना चाहता हूं। लाइक पहले वाला क्या है, वो मेन वर्ब बन गया। और लाइक माई सिबलिंग्स, वहां लाइक क्या बना, जैसा, की तरह, वो क्या बन गया, प्रेपोजिशन। तो यहां पर जो लाइक आया है ये किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का। की तरह क्या कहता है बेटे, लाइक फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे, जैसे कि क्या, फोटोग्राफी आया और इलेक्ट्रॉनिक्स। लाइक यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन करके पूछेगा, आप लिख देंगे प्रेपोजिशन। एंड क्या है, कंजंक्शन। एरर यहां पर आ चुका, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता। ऑन सम फील्ड बेटे गलत हो गया, फॉर गलत हो गया। दूसरी बात, दोनों में फील्ड का प्रयोग किया गया है। अब सम जो है ये काउंटेबल के साथ आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बेटा सोच समझ के बोलो ना, सम, ठीक है, दोनों के साथ आ सकता है। गिव मी सम वाटर, अब वाटर अनकाउंटेबल है आपका। देर आर सम स्टूडेंट्स, ये काउंटेबल है आपका, समझ है आपका। ऑल, सम, मोस्ट, हाफ, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं। ठीक है, आपका एग्रीमेंट का टॉपिक आएगा, उसमें आएगा ऑल इज वेल या ऑल आर वेल। ठीक है, आ जाइए। तो ये एलिमिनेट हो गया हमारा, क्या आ जाएगा, इन सम फील्ड्स, ये बन जाएगा। आगे कहता है बेटे, ए नीड ऑफ एन आर इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री। हमारे जो ये फ्रेज दिया गया है, इस फ्रेज के अंदर ही एरर आ चुका है। ठीक है, क्या एरर है बेटे, यहां पर जो आपका बोला जाता है वो अ नीड नहीं होता, द नीड होता है बेटा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा द नीड ऑफ एन आर नहीं होता, ये भी गलत है हमारा। द आर यानी उस समय की जो डिमांड है, उस समय की जो मांग है, उसकी बात की गई है। तो जो फ्रेज बनता है, द नीड ऑफ द आर बनता है, ना कि द नीड ऑफ एन आर बनता है। अब यहां पर देखते हैं इज। अब इज क्यों आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गया। टू प्रोवाइड, टू इंफिनिटिव है, क्या, एम्प्लॉयमेंट, ये ठीक है, प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट बन गया। टू प्रेपोजिशन है, टू होम, टू द यूथ ऑफ द कंट्री, इन्हें प्रोवाइड करना है। ये हुम, ये क्या बन गया बेटे हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका जवाब दे रहा है, वट का, और ये किसका जवाब दे रहा है, हुम का। इज इट क्लियर। तो प्रोवाइड भी गिव की तरह क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। एरर यहां पर आई चुका, द नीड ऑफ एन आर नहीं होता, इन एन गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, द नीड ऑफ द आर, ये बन जाएगा। क्लियर बेटे। नेक्स्ट आपका, द न्यूज ही हैज गिवन अस। द किसके लिए आया, न्यूज के लिए, पर्टिकुलर समाचार की बात आई। अब हमारे पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटे, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, ठीक है, या फिर समन्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इस प्रकार के होते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, कैंटरबरी टेल्स, थ्री मस्किटियर्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, थ्री इडियट्स मूवी आई थी। ऐसे ही कुछ बीमारियां होती हैं, मीजल्स, मम्प्स, शिंगल्स, एड्स, ठीक है। ऐसे ही कुछ जगहों के नाम होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऐसे ही कुछ खेलों के नाम होते हैं, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स, जैसे बिलियर्ड्स, ठीक है, जैसे
डार्ट्स होता है। तो ये कौन से हैं? ये लिखे जाते हैं प्लूरल में, होते हैं एक वचन। अब यहां पर द न्यूज आया, न्यूज ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज इसके लिए वर्ब आ गया, गिवन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अस ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। द न्यूज ही हैज गिवन अस, अब ये क्या था? ये हमारा क्लॉज बन गया, उपवाक्य बन गया, ठीक है बेटा। रिलेटिव प्रोनाउन को हम यहां पर, कंजंक्शन को हम यहां पर खा गए हैं, ठीक है। द न्यूज विच ही हैज गिवन अस, दूसरी बात, गिवन टू अस लगाना चाहिए था, वो सबसे बढ़िया होता, ये गलती कहूंगा मैं इसकी, ठीक है। ही हैज गिवन अ पेन अस, गलत हो गया, टू अस लिखना चाहिए, तो यहां टू आना चाहिए था, ये टाइपोग्राफिकल एरर है, ये गलती है किसकी? एग्जामिनर की, क्योंकि पेपर में से एज इट इज उठाया है ताकि आप लोगों को सारी चीजें बताई जा सकें। गिव यहां पर फिर से क्या है? गिव हमारा फिर से डाइट्रांजिटिव वर्ब, गिव के बाद टू अस आया, टू हुम का जवाब दे रहा है, ये है इनडायरेक्ट, और क्या दिया गया है? द न्यूज, वो क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरी बात आती है, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके लिए आया द न्यूज। अब यहां पर लगाकर देखो, व्हाट इज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू, तो न्यूज के कारण यहां पर क्या आ जाएगा? आर की जगह पे आएगा इज। द न्यूज इज ट्रू फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हो गया? तो हमारा आर तो आ ही नहीं सकता, वहां एलिमिनेट हो गया, यहां भी चला जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता, बच गए दो। बीइंग ट्रू नहीं है, क्या आएगा? इज ट्रू, ये बन जाएगा। बेटे टुकड़े करने की आदत डालिए, मैं तो इतना ही कहूंगा बस। लास्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, बैट्स। बैट्स क्या होते हैं? जो आपके चमगादड़ वगैरह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैट्स कहते हैं बेटे। अब आपने मंकीज को देखा होगा, वैसे ही बैट्स को देखते हो। अगला शब्द लिखा है इसने, हडल। हडल का मतलब क्या होता है? व्हेन सम क्रीचर्स गैदर क्लोजली टुगेदर, यूजुअली बिकॉज ऑफ कोल्ड और फियर, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हडल का प्रयोग करते हैं। अब बैट्स हडल, बैट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गया, उनके नेचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले आया, ठीक है। टुगेदर, ये बिल्कुल ठीक है। टू गेट, टू गेट आया तो गेट आया तो वार्म तो गलत हो गया, यहां पर नाउन आना चाहिए, ठीक है। नाउन क्या है? वार्मथ, वार्म तो आएगा नहीं, ठीक है। वार्मथ आना चाहिए। ऑफ ईच अदर्स बॉडीज, एक दूसरे के शरीरों से गर्मी पाने के लिए वो क्या करते हैं? हडल करते हैं। एरर आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। वार्मिंग गलत हो गया बेटा, एलिमिनेट हो गया, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, वार्म गलत हो गया बेटा, क्या आ जाएगा? वार्मथ। वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडीज, एक दूसरे के शरीरों के साथ गर्मी पाने के लिए वे क्या करते हैं? हडलिंग करते हैं बेटा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए, अब के लिए। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आई होगी। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कल, कि अब आपका ऑनलाइन बैच भी शुरू होने जा रहा है 1 नवंबर से, ठीक है। तो रात का टाइम रहेगा, यानी लेट इवनिंग का टाइम रहेगा, 8 से 9 की क्लास रहेगी आपकी, कोई भी बच्चा उसे अटेंड कर सकता है, ठीक है। आप जितने भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स होते हैं वो उस टाइम पे मेरे साथ शेयर कर लेंगे, ताकि उसी टाइम उनका जवाब दिया जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अपनी अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।